प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जो 11 मार्च को आपका जो मैथ्स का पेपर होने जा रहा है सीबीएसई एग्ज़ाम्स का, उसके पिछले साल का जो मैथमेटिक्स का जो स्टैंडर्ड मैथ का जो पेपर है वो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले यदि हम उसके पिछले साल के पेपर को अच्छे से देख लें और समझ लें कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, तो हमारे लिए वो पेपर या एग्ज़ाम देना बहुत आसान हो जाता है और हमारी जो तैयारी है वो हम अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो हम इसमें दिए हुए, जैसे कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, वैसे आपने स्कूल लेवल पर कई बारी जो है प्री बोर्ड भी एग्ज़ाम दिए हैं और भी जो है सैम्पल पेपर सॉल्व किए होंगे, तो आपको वैसे तो पता ही होगा कि यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स के आते हैं और आपके 5 क्वेश्चंस जो आते हैं वो 2 मार्क्स के आते हैं, 6 क्वेश्चंस जो आते हैं वो 3 मार्क्स के आते हैं और आपके 4 क्वेश्चंस जो आते हैं वो 5 मार्क्स के आते हैं और जो 3 क्वेश्चंस आते हैं वो 4 मार्क्स के आते हैं। और ये हमारे केस स्टडी वाले होते हैं जहाँ पर हमें वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है और एक तरीके की जो है स्टोरी टाइप से वो क्वेश्चन होते हैं। तो हम जो है इस वीडियो में ये सभी तरीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इस पेपर को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक जो है क्वेश्चंस को देखें और बाद में उन क्वेश्चंस को खुद से भी करने की जो है ट्राई करें। तो देखिए, पेपर करने से पहले सभी एक ध्यान रखें मैथ्स में कि आप लोगों को सभी जो है फॉर्मूले जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए फॉर्मूले में, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फॉर्मूला, कुछ ना कुछ जो है उसमें पॉइंट कहीं ना कहीं हमें लगाना होता है, तभी वो क्वेश्चन निकल के आता है। तो एक बार फॉर्मूले ज़रूर आप जो है दोहरा लें, रिवाइज कर लें, तभी आप ये जो है पेपर जो है अच्छे से आप कर पाएंगे अपने मैथ्स का। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको 20 क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पर आपको क्वेश्चंस को पढ़ के ऑप्शन में से अपना आंसर सेलेक्ट करना होता है। लेकिन हमें क्वेश्चंस को पढ़ के इनको भी अच्छे से सोल्व करना होता है, तभी हमारा आंसर हमें मिल पाता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इस क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए ग्राफ बना हुआ है एक पोलिनोमियल का। आपको बताना है कि ये जो पोलिनोमियल ग्राफ है इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे। तो जब आपको पोलिनोमियल चैप्टर, देखिए हमने यहाँ पर अपने जो है यूट्यूब चैनल पर आपको पोलिनोमियल चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो आपको बताए हुए हैं। तो उसमें आपको बताया गया था कि यदि पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, जो ग्राफ है, अब क्योंकि जो पोलिनोमियल का ग्राफ है वो हमारा एक्स वेरिएबल में है, तो ये एक्स वाली लाइन को जहाँ जहाँ पर कट करेगा वहाँ वहाँ पर उतने ही उसके ज़ीरोज़ हमें मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है या टच कर रहा है, ये 1 पॉइंट पे कर रहा है, तो इसके ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, सिंपल इसके ज़ीरोज़ 1 हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है कि हमें क्या कहा गया है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन के एक्स इजिकल टू वाई प्लस 2 एंड 6x इजिकल टू 2y प्लस 3 हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पर बताना है कि के की किस वैल्यू के लिए जो ये लीनियर पेयर हमें यहाँ पर दिए गए हैं उनके जो है इन्फाइनेटली सॉल्यूशन होंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से है, तो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन जो है उसके लिए क्या कंडीशन होती है। देखिए, वहाँ पर आपको बताया गया था जब ये चैप्टर भी हमने यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फॉर्मूले आपको जो है वीडियो के माध्यम से आपको भेजे हुए हैं। तो जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में जो कंडीशन होती है, इन कंडीशन से ही ये सारे जो सॉल्यूशन है वो डिफ़ाइन होते हैं। तो देखिए, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, वो जब होंगे जब हमारे यहाँ पर जो तीनों कोफिशिएंट का जो रेशो होगा वो बराबर होगा। तो हम यहाँ पर जो इसके रेशो हैं वो अप्लाई करते हैं, बराबर करते हैं उनको, देखते हैं ज़रा। तो देखिए, यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या है, के, और B1 की वैल्यू क्या है, 1, और C1 क्या है, 2। इसी तरीके से A2 की वैल्यू 6 और B2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू 3 है। तो हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। देखिए ज़रा, तो A1 की वैल्यू क्या है, के, तो के अपॉन A2 क्या हो जाएगा। देखिए, A2 की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, 6 इजिकल टू B1 क्या है, B1 की वैल्यू है 1, y का कोफिशिएंट देखना है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें B2 की वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, 2 इजिकल टू C1 क्या है, 2, और यहाँ पर ये C2 क्या है, 3। तो अप्लाई कर देते हैं। देखिए, यदि हम फर्स्ट वाला रेशो ही ले लें तो यहाँ से देखें के इजिकल टू क्या आ रहा है, के इजिकल टू आ रहा है 6/2।
के इजकल टू यहाँ पर आ गया 2 से 6 को डिवाइड करा 3। लेकिन आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि के की वैल्यू यहाँ पर 3 नहीं होगी। बच्चे यहीं पर गलती कर देंगे, वो यहाँ पर पूरे तरीके से क्वेश्चन को जो है देखेंगे नहीं कि हमारे लिए देखिए कंडीशन क्या थी कि तीनों ही जो कोफिशिएंट के रेशो हैं वो हमारे यहाँ बराबर होने चाहिए। तो हमने पहले 2 रेशो तो ले लिए, लेकिन आगे के जो 2 रेशो हैं यदि हम इनको देखें तो हम देखेंगे कि इनके रेशो जो हैं वो आपस में बराबर नहीं है। यानी B1/B2 और C1/C2 जो हैं ये आपस में क्या है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो ये हमारी कंडीशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली तो यहाँ फुलफिल ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब के की जो वैल्यू है वो ये 3 नहीं होगी और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इफ़ P-1 P+1 एंड 2P+3 आर इन AP देन द वैल्यू ऑफ P इज। तो देखिए आज ही हमने जो है आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की भी एक वीडियो आप लोगों को बनाकर भेजी हुई है। तो जिन बच्चों ने वो देखा होगा उनको समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मीनिंग होता है, किस तरीके से हम उनके क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब जो इनके कंजुगेटिव टर्म्स हैं उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो बराबर आपस में होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उनका जो कॉमन डिफरेंस है उनको निकालते हैं और एक दूसरे के इक्वल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि P+1 में से यदि हम पिछली टर्म को घटाएं तो वो कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा। यानी P+1 में से P-1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, P-1 को सब्ट्रैक्ट कर दें और इजिकल टू, तो ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है जिसको हम D कहते हैं। इसी तरीके से 2P+3 में से यदि P+1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, P+1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो हम इनको आपस में बराबर लेके चल सकते हैं। तो देखिए बराबर लेके चलेंगे तो P+1 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -P+1, तो P से P कैंसिल हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखें 2P+3 है, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो -P और माइनस का 1, यहाँ पर क्या बच गया, 2 बच गया। और ये 2P में से एक P सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचा P, 3 में से 1 गया 2, और ये 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो P की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई यहाँ पे। तो हम क्या ऑप्शन है यहाँ पर, C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा गया है कि इन वाट रेशो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 3,6 एंड B -12, -3। तो 2 पॉइंट हैं, उनको मिलाने वाली जो लाइन है उनको एक्स एक्सिस जो है, देखिए तो एक थोड़ा रफली एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर कि ए जो 3,6 पॉइंट है वो 3,6 जो है वो पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा और -12, -3 कहाँ आएगा, -12, -3 वो कहीं यहाँ पर आएगा। यदि इन दोनों को हम मिलाएं तो ये जो एक्स एक्सिस है, ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस वाली है, तो ये पॉइंट इसको लाइन को क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि ये पॉइंट जो है, ये जो P पॉइंट है, इसको P पॉइंट मान लेते हैं, ये इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो एक तो हमें ये समझना है कि ये पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पे है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0,x होंगे। तो हम 0,x इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 3,6 हैं, B पॉइंट के -12, -3 हैं। तो हमारा जो डिवाइड रेशो वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि यदि 2 पॉइंट हैं और जिनके जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 और y1 है और दूसरा पॉइंट x2 और y2 है, तो उनको यदि कोई एक थर्ड पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, यदि उनको वो डिवाइड करे तो उनको रेशो यदि हम m1 और m2 मानते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x = m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसी तरीके से y क्या होता है, y होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और यहाँ पर a और b की वैल्यू हमें बताई है। तो a क्या है यहाँ पे, a जो है 3,6 है और b जो है -12, -3 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये पॉइंट C x, 0। और तो हमने इसको क्या ले लिया, हमने इसको 0,x ले लिया। तो ये हमारा, इसको x1 ले लो, इसको y1, इसको x2 ले लो, इसको y2 ले लो। और देखिए जो हमें ये 0,x है तो ये
यहाँ पर इसको थोड़ा करेक्ट कर लें, ये थोड़ा इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर हमें ये जो पॉइंट है ये 0, x नहीं, यहाँ पर ये जो x वाला कोऑर्डिनेट तो होगा, ये y वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 होगा, तो इसको हम क्या मानेंगे, x, 0। तो x की वैल्यू तो x ही है, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, ठीक है। और यहाँ पे जो रेशो हैं हम उसको m1 और m2 ले लेते हैं। तो इसके बाद देखिए अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में अब हम या तो ये वाला x वाली वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं या y वाली। तो हम क्या करते हैं, हम y वाली वैल्यू अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें y का मान तो पता ही है कि y जो है वो तो 0 होगा ही होगा। तो 0 और m1 क्या है, m1 का रेशो हमें पता ही नहीं है, m1 रहने दें। y2 क्या है, हमें पता है -3, y की वैल्यू -3 प्लस m2 क्या है, m2 ही रहने दें। y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखें 6 है, 6 रख दिया, अपॉन में m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इधर 0 से, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। और इधर क्या बचा, इधर बच गया -3m1 और प्लस का 6m2, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये -3m जो है लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये +3m1 हो गया इजिकल टू 6m2 हो गया। अब हमें m1 और m2 का रेशो बताना है। तो 6, ये जो 3 है m1 की मल्टीप्लाई में, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, 3 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो m1/m2 क्या आ जाएगा, 2:1। तो 2:1 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो बेशक होते हैं, लेकिन सोल्व आपको ये भी करने होते हैं। यदि आप अंदाजे से लगाएंगे तो आपके सही होने की जो उसमें जो उसकी पॉसिबिलिटी है वो कुछ नहीं पता कि वो सही होगा कि नहीं होगा। तो आप इनको अच्छे से जो है ध्यानपूर्वक सॉल्व करें, तो आपके बिल्कुल जो एक नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सही होंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि ये जो पी क्यू है ये एक टेंजेंट है। ये पी क्यू क्या है, टेंजेंट है। सर्किल जिसका सेंटर ओ है और एंगल ए ओ बी ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर, ये क्या है 95 डिग्री। तो देखते हैं ज़रा, देखिए इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट होती है, तो उन दोनों के जो टेंजेंट और रेडियस जो है आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये कंप्लीट एंगल क्या हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। और दूसरा, इस वाले डायग्राम में यदि आप देखेंगे तो ए और ओ भी क्या हैं, दोनों ही ये रेडियस हैं। तो ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गई। और जो अपोजिट साइड यदि आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं, तो उनके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यदि देखें आप ट्रायंगल ए ओ बी क्या है, ये एक राइट जो है एक ट्रायंगल है। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि उसकी तीनों एंगल का जो सम होते हैं वो 90 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो हैं वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 माइनस 95। तो ये क्या होता है 85। तो एंगल ए प्लस बी जो है वो 85 हो गया। और हमें ये पता है कि ए और बी जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो एंगल बी जो है वो क्या हो जाएगा 85 डिवाइड बाय 2। तो 85 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 42.5 आ जाएगा। तो एंगल बी की वैल्यू 42.5 आ गई। और हमें ये पता है ये पूरा एंगल जो है वो क्या है 90 डिग्री। तो यदि हमें एंगल ए बी क्यू निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा एंगल ओ बी क्यू माइनस एंगल ओ बी ए। तो 90 में से यदि 42.5 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें ए बी क्यू मिल जाएगा। तो देखिए 90 में से 42.5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो फिर क्या बचेगा 47.5। तो 47.5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इसमें दिया गया है इफ़ 2 tan a इजिकल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ 4 sin a प्लस 3 cos a डिवाइड बाई 4 sin a माइनस 3 cos a। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। 2 tan a इजिकल टू 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखें, यहाँ से आप tan a की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3/2 हो जाएगी। 2 को कहाँ ले जाएँ, 3 के डिवाइड में ले आते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब देखिए जो हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको देखें। यदि आप इस पूरे न्यूमरेटर से कोस ए को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 4 sin a। तो देखिए यहाँ तो कोस ए है ही नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोस ए डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ से हमने ये कोस ए बाहर ले लिया तो यहाँ क्या रह गया 3 रह गया केवल। इसी तरीके से नीचे भी हम क्या करते हैं कोस ए कॉमन। तो यहाँ क्या बच गया 4 sin a डिवाइड बाय कोस ए माइनस 3। तो ये कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा। और देखिए साइन अपॉन कोस ए,
ये हमें पता ही है tan का फॉर्मूला होता है कि tan जो होता है उसका फॉर्मूला sin a अपॉन उस साइन और कोस के रेशो के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 tan a माइनस +3 डिवाइड बाय 4 tan a -3। और tan a की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर देखिए निकाल ली थी 3/2 है, हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लिया था। तो 4 3/2 +3, सिमिलरली ऐसे ही नीचे डिनोमिनेटर में रख देंगे 3/2 -3। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 3 2 जा 6 और +3 ऊपर हो गया 9। इसी तरीके से 2 से 2 कैंसिल, 3 2 जा 6 में से 3 गया 3 और 3 से जो है 9 को डिवाइड कर दो तो क्या बच गया 3। तो यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू आ गई 3 आ गई। तो इसका आंसर क्या हो गया 3 आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमें दिया गया है कि अल्फ़ा बीटा जो हैं इस दिए गए पोलिनोमियल के जो हैं ज़ीरोज़ हैं। तो हमें 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखिए 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, यदि मैं नीचे एलसीएम ले लूँ अल्फ़ा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, यानी कि जीरोज का सम और नीचे जीरोज का प्रोडक्ट बन गया। तो यदि हम जीरोज का सम और प्रोडक्ट निकाल कर यहाँ पर रख दें तो हमें जो जिसकी वैल्यू बतानी थी वही वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जो हमारी पोलिनोमियल है उसको आप कंपेयर कर लें ax² प्लस bx प्लस c से। और हमें ये पता है कि जीरोज का जो सम होता है वो -b/a होता है और जो प्रोडक्ट होता है वो c/a होता है। ये पोलिनोमियल वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -b/a। तो b की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि x की मल्टीप्लाई में क्या 1। तो b की वैल्यू हो गई -1/, और a की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा -1। इस तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा क्या बन जाएगा c/a होता है। c की वैल्यू क्या है -1 और a की वैल्यू क्या है 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी -1 हो गई। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो भी -1 आ गया और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो भी -1 आ गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बच गया 1 बच गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 4 = 0 हैज़ रेशनल रूट्स। तो देखिए रेशनल रूट्स यानी कि जो p/q की फॉर्म में हों। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके जो रूट होते हैं वो क्या क्या किस तरीके के होते हैं। वो होते हैं -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर ये वाली टर्म पूरी अगर हम जीरो भी करते हैं तो b/2a हो गया, यानी वो क्या है एक p/q की फॉर्म में है। तो या तो ये जीरो हो b² माइनस 4ac, या फिर b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हमें मिल जाए। तो हम कैसे देखें यहाँ पे, तो b² माइनस 4ac पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखते हैं ज़रा, देखिए इसको आप क्या करें x² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लें। यहाँ पर वैल्यू रख दें। देखिए b की वैल्यू क्या है k² हो गई और 4, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है -4। देखिए k माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 चौक 32। तो देखिए यहाँ पर कि हम k की जगह पर, अब ऑप्शन से देखें आप k की जगह पर हम क्या रखें कि ये जो है एक जो भी यहाँ पर वैल्यू आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल पाएँ। क्योंकि अगर हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे तो वो एक रेशनल जो है नंबर नहीं आ पाएगा और हमें जो पूछा गया है वो हमारे उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं आएगा। तो k की वैल्यू देखिए, यदि मैं 2√2 रख दूँ तो ये क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, क्योंकि 2√2 रखने पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40 आएगा। और यदि मैं 2 जोड़ दूँ तो 2 जोड़ने पे जो है ये क्या आ जाएगा 36 यहाँ पर आ जाएगा। तो 36 जो है वो क्या होता है, वो 6 का स्क्वायर होता है। तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि ये यहाँ पर ये 2 तो यहाँ भी था, तो अब ये क्यों नहीं लिया। ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हमसे क्या कहा गया है, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के। अब क्योंकि ये तो नेगेटिव भी आ रही है तो हमें तो पॉजिटिव लेनी है। तो पॉजिटिव क्या है, केवल वो 2 है। तो हमें केवल बी ऑप्शन ही करेक्ट करके चलना है यहाँ पे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वैल्यू बतानी है 3/4 tan² थीटा
माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सिंपल आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद होनी चाहिए। केवल ये सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/√3। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। सेक स्क्वायर 45, सेक 45 क्या होता है, सेक 45 होता है √2, तो √2 का स्क्वायर कर दिया। इसी तरीके से साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2। अब इसका भी स्क्वायर करना है, हमें स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर दिया। तो देखिए अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3/4 1/√3, √3 का स्क्वायर क्या होता है 1/3, माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो 3 से 3 कैंसिल, 1/4 2 प्लस 3/4। तो पहले हम क्या करते हैं, ये 1/4 और 3/4 को ऐड कर लेते हैं। तो 1/4 प्लस 3/4 और -2। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 एलसीएम, 3 प्लस 1 ऊपर हो गया तो 4, -2, 4 से 4 1, -2 तो -1 बच गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, ए ऑप्शन -1। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, हमें यहाँ पर रेडियस बतानी है, जहाँ पर कहा गया है पाई की वैल्यू 3.14 हमें लेके चलनी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH, और जो कि हमें दिया हुआ है वो क्या है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे 3.14, आर जो है रेडियस हमें बताना है, और एच क्या दिया हुआ है 5 हमें दिया हुआ है। तो 94.2 हम ये लेके चलेंगे। यहाँ पे आर हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए जो है 5 2 जा हो गया 10, अब 5 2 जा 10 इंटू 3.14 इजिकल टू 94.2 आर इजिकल टू 94.2 डिवाइड बाई 10। अब देखिए 10 से मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 31.4 हो जाएगा। तो अब 94.2 देखिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, जब 314 से जब 942 को डिवाइड करोगे तो वो 3 टाइम्स डिवाइड होगा। तो आर की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड था, सिंपल था। तो इसमें केवल हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी और हमें हमारी जो रेडियस जो हमें निकालनी थी वो मिल गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय 80 स्टूडेंट्स ऑन अ टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए आपको जो टेबल दी हुई है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो सिंपल ना दे के उन्होंने लेस देन ग्रेटर देन वाली कुछ इस तरीके से दी है। तो इस टेबल को आप पहले क्या करेंगे, आप इसको सिंपल टेबल में कन्वर्ट कर लें, ताकि आपको जो आंसर देना है वो आप इजीली उसमें देख पाएँ। अभी देखिए यहाँ पर आप इस टेबल को देख के हाई फ्रिक्वेंसी वाले मॉडल क्लास को इसको ना लगा देना, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ना करें। तो देखिए मॉडल क्लास पहले हम यहाँ पर बनाएंगे, क्लास मार्क यहाँ हमें क्या करना है बना लेनी है। तो क्लास मार्क हम यहाँ पे बना लेंगे। तो देखिए वो किस तरीके से बनेगी, लेस देन 10 का मतलब है कि 10 से नीचे जो भी है मार्क्स, यानी कि हम 0 से ले लेते हैं, 0 से तो नीचे कुछ होता ही नहीं है। तो 0 से 10 तक जिसके जितने भी नंबर हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स कितने हैं वो 3 हैं। इसी तरीके से देखें लेस देन 20 का क्या मतलब है कि लेस देन 20 से नीचे तो 10 वाले भी आ गए। अब 0 से 10 तक तो हमने काउंट कर लिया, हमें तो क्या करना है 10 से 20 तक काउंट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 जो है 12 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 12 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 9 बचेगा। इसी तरीके से लेस देन 30 का क्या मीनिंग है कि हम 20 से 30 तक हमें चाहिए। तो 30 से नीचे के जहाँ तक हमने ले लिए वो हमें 27 से सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो हमने कहाँ तक ले लिए, हमने 20 तक ले लिए, तो 12 को हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 27 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 15 आ गया। इसी तरीके से देंगे लेस देन 14 का मतलब है 13 to 14। अब इसमें क्या करेंगे 57 से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 से 7 0, 5 2 से 30। इसी तरीके से लेस देन 50 को कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे 14 से 15 और 57 से और 75 से 57 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 से 75 से 57, तो 15 में से 7 गया 8 और 6 में से 5 गया 1 आ गया। ठीक है। लेस देन 60 का मीनिंग क्या है कि 15 to 16, 15 to 16 यानी 80 में से 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ गया। अब देखिए अब हमने यहाँ पे क्लास मार्क बना ली,
तो अब हम यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट किस क्लास मार्क में सबसे ज़्यादा हैं, तो वो हैं 30 यानी 30 to 40 वाले क्लास इंटरवल में। तो ये जो 30 to 40 है यही हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। तो मॉडल क्लास हमें बतानी है जहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट या नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हैं, तो वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बड़ा सिंपल है, केवल आपको क्या करना था, इस तरीके की पहले क्लास इंटरवल में आपको उसको कन्वर्ट करना था। इसके बाद देखिए द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो एक हमें कर्व्ड सरफेस एरिया जो है कोन का बताना है। तो सबसे पहले हम कोन के जो डायग्राम है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि हम जो फॉर्मूला लगाना है कर्व्ड सरफेस एरिया का, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। अब देखिए आर क्या होता है, रेडियस, और जो एल होती है वो स्लैंट हाइट होती है, जो त्रिज्यी ऊंचाई कहते हैं जिसको हम। तो हमें यहाँ पर जो रेडियस है वो तो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है, ये जो हाइट है 24 सेंटीमीटर ये भी हमें दी हुई है। तो स्लैंट हाइट कैसे निकलेगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो वो क्या आएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें एल भी पता चल गया, अब आर भी पता है, तो पाई की वैल्यू क्या है, वो 22/7 यहाँ रख देंगे। तो आर की वैल्यू क्या है, 7 हमें दी हुई है। एल क्या है, एल हमने निकाल लिया 25 है, तो 7 से 7 हम जो है कैंसिल कर देंगे। 25 की 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,2√5 एंड -2√50 इज। तो हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर d = अब किसी भी पॉइंट को आप x1 या y1 मान लें, और इसको हमने x2 और y2 मान लिया। तो फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। तो देखिए x2 - x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2√5 में से 0 गया तो -2√5 ही बचेगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर -2√5, इसका ही स्क्वायर करना है। इसी तरीके से y2 - y1, y2 क्या है, यहाँ पर 0 है, 0 में से 2√5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2√5 ही आएगा। उसका स्क्वायर हमें यहाँ पर करना है, -2√5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर होल स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए -2√5 को होल स्क्वायर करेंगे तो -2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 हो जाएगा, और √5 जो है वो 5 बच जाएगा। इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, -2 का ये हो जाएगा 4, √5 का 5 हो गया। तो यहाँ पर देखें सॉल्व करें, 5 4 = 20 और 5 4 = 20, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया, 40। अब 14 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 10। अब 4 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2√10। तो 2√10 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने यूनिट जो है इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें क्या करना है, हमें पोलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जो जीरोज हैं वो -2/3 एंड 2/3 हैं। तो जीरोज बनाने के लिए देखिए जो पोलिनोमियल होती है हमारी वो क्या होती है, x² - α + बीटा x -α + बीटा। तो अल्फ़ा एक जो जीरोज को अल्फ़ा ले लेते हैं, एक जीरोज को बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख देते हैं। तो -2/3 + 2/3 x, और यहाँ पे -2/3 प्लस का 2/3। यहाँ पर जब हमने रखा तो देखिए ये वाली टर्म तो ज़ीरो ही हो गई, यानी x वाली टर्म जो है वो तो ज़ीरो ही बन गई। और यहाँ पर ये क्या आ गया, माइनस और 4/9। अब देखिए यहाँ पर यदि हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, 9x² - 4 / 9। तो देखिए यहाँ पर 9x² - 4 वाली टर्म कौन सी है, वो डी वाली टर्म है। तो ये डी वाला ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखें, इफ़ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज इंक्रीज बाय 3 देन द मीन ऑफ द डाटा। तो आपको मीन बताना है, मीन ऑफ द डाटा जो है वो किस तरीके से इंक्रीज होता है। तो इसको बड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। मान लीजिए 1 2 3 ये 3 नंबर हैं, और इनका यदि हम मीन निकालें तो मीन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यदि हम इनका सम करके जो डिवाइड करें तो 3 2 5 और 6 डिवाइड बाय 3, तो वो क्या आता है आंसर हमारा 2। और यदि इन्होंने कहा है कि हम हर डाटा में क्या करें, 3 को इंक्रीज़ कर दें,
तो 3 जब हर नंबर में हम ऐड करेंगे तो हर नंबर हमारा क्या होगा, 3 बढ़ जाएगा। कितने नंबर है, 3। तो टोटल हमारी जो वैल्यू है वो कितनी बढ़ जाएगी, 9 हमें ऐड करना पड़ेगा। यानी कि इसमें हमने 3 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, तो सब तीनों में 3 3 जोड़ेंगे तो हमें 9 जो है इसमें इस सम में जोड़ना पड़ेगा। तो अब डिवाइड किससे करेंगे, 3 से ही करेंगे। तो देखिए 6 और 9 क्या हो गया, 15। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो गया। तो हमारा मीन क्या है वो कितना बढ़ गया, वो भी 3 बढ़ गया। तो अगर हम जो है जो डाटा में जो भी इंक्रीज करते हैं उसी तरीके से हमारा मीन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मीन क्या है वो भी इंक्रीज बाय 3 हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय पी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज डिनोटेड बाय क्यू। देखिए क्लासरूम में भी आपको बताया गया था कि अगर किसी जो इवेंट के होने यानी कि ऑक्यूर होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ऑक्यूर ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है, ये ऑक्यूर ना होने की, ये ऑक्यूर होने की जो प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो ऑलवेज 1 होता है। बस इन्होंने उनको अलग अलग जो है अल्फ़ाबेट से यहाँ पे डिनोट कर दिया है। तो इन्होंने बोला है कि इवेंट इज़ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज़ डिनोटेड बाय पी। तो अगर हैपन हो रहा है तो यानी ई की जगह पे पी रख दो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज डिनोटेड बाय क्यू, तो यहाँ क्यू रख दो। तो होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आप इसको रिजल्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ये 1 नंबर में जनरली पूछ लिया जाता है प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसको पढ़ते हैं। ए गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08। इफ़ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज सी बॉट। देखिए हम जब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने स्टडी करा था तो आपको बताया था ऊपर क्या आता है कि ऊपर आता है टोटल फेवरेबल आउटकम, और नीचे क्या आता है, ऑल पॉसिबल आउटकम। तो इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने हमें प्रोबेबिलिटी दी है 0.08। तो हम पी ई की जो वैल्यू है वो इन्होंने 0.08 हमें दी हुई है। और इन्होंने हमसे क्या पूछा है, हाउ मैनी टिकट्स हैज सी बॉट। तो उसको लॉटरी लगी है, उसकी प्रायिकता इन्होंने प्रोबेबिलिटी जो है वो दी हुई है। तो हमसे क्या पूछा है उन्होंने कि उसने कितने टिकट खरीदे। तो फेवरेबल आउटकम जो है वो हमें इन्होंने पूछा है। तो हमें जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। तो ऑल पॉसिबल आउटकम, तो ऑल पॉसिबल आउटकम क्या है, टोटल कितने टिकट थे, 6000 टिकट यहाँ पर जो है टोटल सोल्ड हुए हैं। तो इन्हीं में से कहीं ना कहीं किन्हीं टिकटों को जो है वो उसकी लॉटरी निकली होगी। तो उसने कितने टिकट खरीदे होंगे, तो देखिए ज़रा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 0.08 की 6000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 6 ज़ा 48,000 और डेसिमल लगेगा 2 प्लेस आगे की तरफ। तो 480 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो है उस लड़की ने कितने टिकट खरीदे, 480 टिकट खरीदे हैं लॉटरी को जीतने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये भी एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कांट स्विम, इफ 1 पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही सी इज कैन स्विम। तो देखिए 20 पीपल का जो है वो ग्रुप है, ठीक है, 20 पीपल हैं। तो इसमें से हमें ये बताया गया है कि 5 जो हैं वो क्या हैं, कांट स्विम, और तो बच्चे कितने, 15 क्या हैं, वो कैन स्विम। तो 15 जो हैं वो 15 स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, प्रोबेबिलिटी दैट सी कैन स्विम। तो कितने स्विम कर सकते हैं, 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 15। उसको हम कहाँ रखेंगे, न्यूमरेटर में। और टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 20। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5 3 और 5 4। तो 3/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन और रीजन वाले हैं ये। देखिए कथन और निष्कर्ष जो है कारण, और यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन होते हैं। तो अब पहले इनको दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि पॉइंट 0,2 इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद द लाइन 3x+2y। तो हमें ये चेक करना है कि 0.2 जो है क्या वो इस जो है लीनियर इक्वेशन का वो एक सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो P0,2 है वो यहाँ इसकी वैल्यू हम रख के देखते हैं, यानी x की जगह पे 0, y की जगह पे 2।
तो रखने पे हम देखते हैं 0 2 2 इजिकल टू 4, तो वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। 2 × 2 4, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है ये तो सही हो गया असर्शन वाली। फिर रीज़न देखते हैं, क्या ये जो रीज़न आर दिया है क्या वो इस जो स्टेटमेंट ए है उसको जस्टिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 0,2 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज़ 2 यूनिट। तो ये इन्होंने कहा है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 0,2 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज़ 2 यूनिट। ये अपने आप में स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन ये रीज़न आर जो है ये आर को जो है इसको इसका रीज़न इसका जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ द, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीज़न आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, क्योंकि ए और आर जो हैं दोनों करेक्ट तो हैं, लेकिन आर जो है इसका करेक्ट जो है जस्टिफिकेशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखें। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि द पैरामीटर ऑफ ए बी सी इज अ रेशनल नंबर। तो हम चेक करते हैं क्या इन दोनों तीनों जो पैरामीटर हैं तीनों साइड का जो सम है क्या वो एक रेशनल नंबर आता है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर परपेंडिकुलर 2 है और बेस 3 है, तो हमें यहाँ पर हाइपोटेनस जो है वो निकालनी है। तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगी, वो निकलेगी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, तो वो आ गया √13। और √13 कैसा है, √13 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है √13। और √13 और 2 और 3 जोड़कर यदि हम पैरामीटर निकालेंगे तो इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर यदि जुड़ता है तो वो इरेशनल नंबर ही होता है। तो फर्स्ट वाली असर्शन जो है वो तो हमारी गलत हो गई, तो ये तो करेक्ट है नहीं। इसके बाद देखते हैं द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज रेशनल। देखिए यदि हम कोई भी रेशनल नंबर जो है इरेशनल नंबर उनका स्क्वायर करें, देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, p/2 की फॉर्म में होता है, जैसे 1/2 हमने ले लिया या 3/2 हमने ले लिया, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। यदि हम इनके स्क्वायर भी कर दें, स्क्वायर करने पे भी यदि हम उनका सम करेंगे तो वो एक रेशनल नंबर ही होगा, जैसे 1/4 9/4, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर ही होगा। तो रीज़न जो है वो तो करेक्ट है, लेकिन आर को वो जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर हम देखेंगे ABCD में से कि असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो इसका जो डी वाला पार्ट है वो सही होगा, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी पार्ट। और पहले वाले का क्या था, 19 वाले का बी। तो इस तरीके से जो 20 क्वेश्चंस हैं, आप देखिए हमने उसको उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से जो पढ़कर सॉल्व किया है, और सभी जो है आप देखें कि फॉर्मूले से और लॉजिकली हमें सॉल्व करने हैं। जो है आप इसके लिए प्रैक्टिस करें कि पिछले साल के जो ये पेपर है कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। देखिए अगली वीडियो में हम जो हमारे इसमें जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, 3-3 नंबर के हैं, उनको हम कवर करेंगे, क्योंकि यदि एक ही हम वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और जो है अपलोडिंग में और आप लोगों को देखने में भी परेशानी होगी। तो इसलिए जो सेकंड पार्ट है इसका पार्ट 2 में हम जो 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे, फिर एक पार्ट में हम इसके जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको कवर कर लेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट पेपर हमारा जो है वो हम सोल्व कर लेंगे, और आप लोग इस पेपर को ज़रूर देखें। इससे आपको पेपर में जाने से पहले इस पेपर को देखने से करने से बहुत आपको हेल्प होगी।